What's up, guys? Today we are going to discuss about what is anti-defection law of Indian Constitution and how it is applicable in Indian political system. फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो था ही नहीं, लेकिन बाद में इसकी कैसी ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, कब पड़ी और इसका जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, कैसे एप्लीकेबल हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए कि न्यूली क्रिएटेड चैनल है, ग्रो होने में सपोर्ट का ज़रूरी है। चलो अब हम टॉपिक पर आते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है सबसे पहले जो है इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब एक हरियाणा का एमएलए जो था, जिसका नाम गयालाल था, उसने एक ही दिन में 3 मरतबा अपनी पार्टी जो है वो क्वाइट की, यानी कि चेंज की 3 मरतबा। तो उसको जो है ऑफिस रिवार्ड्स हो सकते हैं और कुछ कंसिडरेशन जो हो सकती हैं, उनकी वजह से उन्होंने जो है चेंज की पार्टी 3 मरतबा। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट्स आने लगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, पॉलिटिक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने लगे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1985 में एक अमेंडमेंट लाया गया, जिसे 52nd अमेंडमेंट कहते हैं। तो उसके ज़रिए 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। तो उस एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या था कि उस एंटी डिफेक्शन लॉ में एक लेजिस्लेचर जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ में ये कहूँगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ में एक लेजिस्लेचर, वेदर दैट इज़ पार्लियामेंट का जो हो मेंबर हो या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, इलेक्टेड मेंबर जो हो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वो क्या करता है, वॉलंटियरली रिज़ाइन करता है अपनी पार्टी को, अगर वॉलंटियरली अपनी पार्टी को रिज़ाइन करता है, या वो एक पार्टी के विप के ख़िलाफ़ जो है, विप होता है ऑफिशियल डिसीजन एक पार्टी का होता है, उसके खिलाफ वोट देता है या वोट देने से इनकार कर देता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसकी पोजीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। जो एमएलए हो या एमपी हो तो उससे उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो यही एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ यही हमें कहता है कि अगर जो पहले जो हमने कहा कि गयालाल जो था, उसने आयराम गयाराम जो फ्रेज़ पॉपुलर हुई थी 1967 में, तो वो यही था कि उसने 3 मरतबा पार्टी को जो है क्वाइट किया, 3 मरतबा चेंज किया एक ही दिन में। तो वो ऑफिस रिवार्ड थे। उनको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया कि कोई भी इलेक्टेड मेंबर जो है वो अपनी पार्टी को अगर रिज़ाइन करेगा, वॉलंटियरली इलेक्टेड मेंबर होगा, वॉलंटियरली रिज़ाइन करेगा या पार्टी के विप के खिलाफ वोट देगा, तो उसे जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और उसे डिस्क्वालीफाई करेगा कौन? वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होगा। जो भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा, स्पीकर होगा या चेयरमैन होगा, जो भी होगा वो उसे डिस्क्वालीफाई करेगा। अब इसमें आपने 2 पॉइंट्स याद रखें कि 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल है। वो 52nd अमेंडमेंट 1985 राजीव गवर्नमेंट ने लाई थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट जो उसी ने लाई थी। तो अब हमें देखना है कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट में, इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं और पार्टी के बगैर इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। उन पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे अप्लाई होता है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं उनको ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो है, अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं इलेक्ट होने के बाद, इंडिपेंडेंट मेंबर्स, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, वेदर दे आर इन द स्टेट लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट, तो उनके लिए क्या है कि उनको 6 महीने का एक कंडीशन एक दी जाती है कि 6 महीने का पीरियड दिया जाता है, जिसमें वो या तो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो अगर ज्वाइन नहीं किया तो दे विल बी डीम्ड एज इंडिपेंडेंट या दे विल बी डीम्ड, तो उनको माना जाएगा इंडिपेंडेंट मेंबर्स, तो या माना जाएगा अगर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो पार्टी के साथ माना जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन कर 6 महीनों के बाद उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन की तो उससे भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन अब हमें यही पता चला कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, इसमें अगर कोई लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, उसने पार्टी विप के ख़िलाफ़ वोट डाला या वोट डालने से इनकार किया या वॉलंटियरली रिज़ाइन किया पार्टी से, तो उससे पार्टी से निकाला जाता है। ये कि वो जिस पोजीशन पे है उससे डिस्क्वालीफाई किया जाता है और प्रेजाइडिंग ऑफिसर उसे डिस्क्वालीफाई करता है। अब दूसरी बात जो है वो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो पार्टी को जो है चेंज करने में, यानी कि उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करता है। उसमें एक कंडीशन ऐसी है कि अगर
जो पार्टी में कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो रही है, या पार्टी के कुछ मेंबर्स उसमें मर्ज हो रहे हैं, या उनके साथ मर्ज हो रही है, या पार्टी उसके साथ मर्ज हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि अगर पार्टी के 2/3 मेंबर्स उस मर्ज को फेवर कर रहे हों, तो तब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, न उनको जो उससे जो दूसरी पार्टी में मर्ज हो रही है, वो न उनको जो ओरिजिनल पार्टी में रह रहे हों। तो ये जो है एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। दूसरी बात जो इसमें आए हैं वो ये हैं कि बहुत सारी एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं जिन्होंने ये रिकमेंडेशंस लाई हैं सामने के, जो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है, वो उन्होंने रिकमेंडेशन सामने ये लाई हैं कि उसके बजाय जो इंस्टेड ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सो दिस disqualification can be given by the president in case of MPs and by the governors in case of MLAs। MLA को गवर्नर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और प्रेसिडेंट जो है वो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए MPs को, तो ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये अब इसमें और एक चीज़ है कि द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम पीरियड फॉर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड ऑन अ डिस्क्वालिफिकेशन प्ली। जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कोई ऐसा टाइम नहीं देता कि जिसके अंदर उसे डिस्क्वालीफाई करना है, उस जो पिटिशनर होगा उसे डिस्क्वालीफाई करना है। दूसरी बात, जो गिवन दैट द कोर्ट कैन इंटरवीन ओनली आफ्टर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज़ डिसाइडेड ऑन द मैटर, जो कोर्ट है वेदर दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो दे कैन नॉट इंटरवीन अनटिल, जब तक कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना डिसीजन नहीं देता तब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता उस मैटर में। तीसरी बात इसमें ये आई है कि द पिटिशनर सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन हैज़ नो ऑप्शन बट टू वेट फॉर द डिसीजन टू बी मेड। पिटिशनर जो है तब तक कोई भी मतलब मोमेंट नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ नहीं कर सकता जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उस पर डिसीजन नहीं दे सकता। अब जो है इश्यूज़ हैं हमें पढ़ने हैं, क्या हैं इश्यूज़ जो विद एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से क्रिटिसिज्म क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ पे। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दो द एंटी डिफेक्शन लॉ बीइंग held as a bold step, it has revoked several loopholes in its operation. It came to be criticized on the following grounds। ये इन चीज़ों पे क्रिटिसाइज होता है। किन चीज़ों पे? एक चीज़ ये है, it does not make a differentiation between decent and defection। It curbs the legal right। It curbs the legal right to dissent and freedom of conscience। ये जो है ये डिफ्रेंसिएशन नहीं करता डिसेंट और डिफेक्शन के बीच में, यानी कि ये कर्ब करता है एक लेजिस्लेचर का ये राइट कि वो राइट टू डिसेंट यूज़ करे या राइट टू कॉन्साइंस, यानी कि जिस पे पार्टी वो विप जो होता है, पार्टी विप पे वो अपना जो है रीज़न इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि उससे हाँ में हाँ मिलानी है, हाँ ना में ना मिलानी है। इसीलिए जो है ये इसकी क्रिटिसिज्म है कि ये एलो नहीं करता है किसी पार्टी के लेजिस्लेचर जो मेंबर होता है उससे ये कोई मतलब जो उसका कर्ब करता है राइट टू डिसेंट। दूसरा जो इसमें आई है वो है ये कि जो द दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म 1919, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकमेंड किया है दिस चेंज वाइल द लॉ, उन्होंने ये चेंज रिकमेंड की है, ये चेंज होनी चाहिए कि जो कर्ब कर रहे हैं उनको राइट टू डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि उन्हें पार्टी विप के क्रिटिसिज्म में पहली बात हमने ये सीखी कि जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है ये डिफ्रेंसिएशन नहीं करता है डिसेंट और डिफेक्शन के बीच। डिसेंट और डिफेक्शन यानी कि ये एक लेजिस्लेचर जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर पार्टी का होता है मेंबर जो होता है उसके राइट टू डिसेंट एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो है उसको कर्ब करता है, यानी उससे जब पार्टी विप में जब वोट डालना पड़ता है तो उसमें वो अपना इंटेलेक्चुअल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सो उससे क्या करना पड़ता है, पार्टी के हाँ में हाँ मिलानी है, ना में ना मिलानी है। तो इसमें जो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो आई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे 1990 में, तो उन्होंने एक इस रिकमेंडेशन को जो है इस चेंज को रिकमेंड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये चेंज होनी चाहिए। दूसरी जो था लॉ कमीशन था, 70th रिपोर्ट जो लॉ कमीशन ने पब्लिश की 1999 में, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको अपनी जो विप्स है वो तभी विप्स सामने लानी है, विप्स का तभी इस्तेमाल करने हैं जब गवर्नमेंट डेंजर में होगी। डेंजर में गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो पार्टी विप्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं की। इट्स डिस्टिंक्शन जो है बिटवीन इंडिविजुअल डिफेक्शन एंड ग्रुप डिफेक्शन दैट इज़ इरेशनल, यानी कि इंडिविजुअल डिफेक्शन और ग्रुप डिफेक्शन
आपने हमने वहाँ पे पढ़ा कि इंडिविजुअल डिफेक्शन, जब कोई मेंबर जो है वो पार्टी के विप के खिलाफ या रिज़ाइन करता है पार्टी से वॉलंटियरली, तो उसे क्या कहते हैं डिफेक्शन किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन वहाँ पे जब बात आई कि ग्रुप डिफेक्शन की, यानी कि मर्ज, अगर पार्टी मर्ज करेगी दूसरी पार्टी के अंदर, पार्टी के कुछ मेंबर, तो उसे वो अलो करते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं होती है, यानी कि ये इरेशनल है, यानी कि ये बैन करता है रैशनल डिफेक्शन, रेशियल डिफेक्शन को बैन करता है और लीगलाइज करता है होल सेल डिफेक्शन को। दूसरी बात, ये डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन इंडिपेंडेंट मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो है उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मेंबर्स को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, यानी कि दे हैव नो राइट टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी व्हेन दे वर इलेक्टेड इन वेदर द यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि वो किसी पार्टी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स को 6 मंथ्स का पीरियड दिया जाता है कि दे हैव टू ज्वाइन, दे कैन ज्वाइन विद एनी पार्टी, वो किसी भी पार्टी से ज्वाइन कर सकते हैं 6 महीने में, 6 महीने के बाद, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करता है नॉमिनेटेड और इंडिपेंडेंट मेंबर्स के दरमियान। दूसरी बात जो है, its vesting of decision making authority in the presiding officer, it is criticized on 2 grounds, यानी कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो कैसे, वो जो है डिफेक्शन जो है वो उसके हाथों में, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है, वो एडजुकेट नहीं कर सकता है किसी केस को, यानी कि उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस लीगल नॉलेज नहीं है उसके पास, लैक ऑफ लीगल नॉलेज है उसके पास। दूसरी जो है हाँ ये चीज़ें हैं। फिर जो बात आती है कि हमें, फिर उसके बाद आती है कि इसके अंदर सजेशंस, कुछ सजेशंस आई हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन आई है। जो दिनेश गोस्वामी कमेटी, जिन्होंने वो कहा था कि जो मेंबर्स हैं उन्हें डिसेंट, जो राइट टू डिसेंट और कॉन्साइंस जो है, फिल्म कॉन्साइंस यूज़ करनी चाहिए, उन्हें करनी चाहिए, रिकमेंड किया उन्होंने चेंज। तो उन्होंने एक, उसी कमेटी ने क्या किया कि उन्होंने सजेशन ये लाई कि डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी लिमिटेड टू केसेस, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। किन केसेस में? ए मेंबर, उन्होंने ये बात कही थी कि एक मेंबर वॉलंटियरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, जो मेंबर वॉलंटियरली मेंबरशिप अपनी पार्टी की जो है वॉलंटियरली रिजाइन करेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए। दूसरी बात, मेंबर्स अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और वोट्स कंट्रारी टू द पार्टी विप इन अ मोशन ऑफ, जो मेंबर्स जो होते हैं जो पार्टी के विप के खिलाफ जो है वोट दें, यानी कि पार्टी के अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और वोट्स कंट्रारी टू द पार्टी विप इन अ मोशन ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनकी पार्टी विप के खिलाफ जो वोट हो वो सिर्फ तब ना होना चाहिए, वोट ऑफ मोशन और वोट ऑफ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस और मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, इन्हीं में होनी चाहिए। इनकी बात बाकी जो है उनमें नहीं, उनकी बात नहीं की इन्होंने। फिर आई हेलिम कमेटी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने 1998 में रिकमेंडेशन लाई कि उन्होंने कहा कि वॉलंटियरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी बी कम्प्रहेंसिव डिफाइंड एंड रेस्ट्रिक्टेड लाइक प्रोहिबिशन, जो भी मेंबर वॉलंटियरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप जो है वो क्वाइट करेगा तो उसे क्या ऐसे मतलब उन्हें रेस्ट्रिक्ट करना है, गवर्नमेंट ऑफिस वेदर टू होल्ड गवर्नमेंट ऑफिस, उनसे रेस्ट्रिक्ट करना है, उन्हें प्रोहिबिशन करनी है उनके खिलाफ, ऐसे कुछ मतलब लॉज बनाने हैं कि ऐसा कुछ मतलब इशू, मतलब ऐसी चीज़ें उनके सामने रखनी है कि अगर वो पार्टी की क्वाइट करते हैं पार्टी को तो उनको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करने का जो है उन्हें उससे प्रोहिबिट किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए, पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में भी वो नहीं जा सके, ऐसे उनके सामने कंडीशन जो रखी जाए। अब लास्ट जो इसमें हमने आता है लॉ कमीशन, द लॉ कमीशन इन इट्स 170th रिपोर्ट, लॉ कमीशन ने 170वीं जो रिपोर्ट आनी थी 1999 में, उन्होंने सजेस्ट किया जो कि प्रोविजन, जो ऐसे प्रोविजंस जिसमें क्या करते हैं कि मर्ज पार्टी जो मर्ज है वो अलाउ किया जाता है, उन पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं की जाती अगर पार्टी के 2/3 यानी कि 66% मेंबर जो हैं वो उस मर्ज के फेवर में हों, तो तब वो मर्ज हो जाएगा, यानी कि उन पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो जाती, यानी कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकते हैं मर्ज के अकॉर्डिंगली। तो उसको लॉ कमीशन रिपोर्ट 170th रिपोर्ट जो आई 1999 में, उन्होंने उसको ख़त्म किया, यानी कि ये भी नहीं होना चाहिए। एंड पॉलिटिकल पार्टी शुड लिमिट इशुएंस ऑफ विप्स ओनली टू इंस्टेंस व्हेन द गवर्नमेंट इज़ इन डेंजर, और पॉलिटिकल पार्टी को तभी अपनी विप्स लानी है जब पॉलिटिकल पार्टी डेंजर में होगी, उसके अलावा किसी भी सिचुएशन में उन्हें अपनी पार्टी विप्स नहीं लानी है। तो ये रहा एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसके लिए शुक्रिया। अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।